आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग की क्लास जो है पाचन तंत्र से रहेगी, डाइजेस्टिव सिस्टम से रहेगी। आइए इसको समझने के लिए पहले चित्रों के माध्यम से इसको देखा जाए कि मेन अगर आप नाम नहीं जानेंगे किसी भी पार्ट्स का तो आगे आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आएगा। सारा चैप्टर बस नाम में ही छुपा हुआ है, ऐसे समझ लीजिए। इस पार्ट को बोलते हैं ओइसोफेगस या ग्रास नली। क्या बोलते हैं इसको? ओइसोफेगस बोला जाता है या जो है ग्रास नली बोला जाता है। इसको लीवर कहा जाता है या आप इसको यकृत भी कहते हैं। इसको आमाशय कहा जाता है या इसको जो है स्टोमक के नाम से भी जाना जाता है। इसको आप जो है छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से भी जानते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के नाम से भी जानते हैं। इसको जो है लार्ज इंटेस्टाइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहाँ आप देखिएगा आपके एग्जाम में क्या पूछेगा। सबसे अधिक आपके एग्जाम में जो पूछा हुआ है जो कि इसमें से कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो यकृत है। पूछेगा भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, तो भोजन का पूर्ण रूप से पाचन यहाँ छोटी आंत में होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ये पूरा आहार नाल है, मानव शरीर का आहार नाल है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, तो छोटी आंत होता है। लगभग 7 मीटर लगभग ये लंबा होता है। कहीं कहीं किताबों में 7.25 मीटर 6.25 मीटर भी लिखा रहता है। प्रश्न आता है कि जल का अवशोषण कहाँ होता है, जल का पाचन कहाँ होता है, तो जल का पाचन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। भोजन जो है लेई के रूप में जब बन जाता है उसे काइम कहा जाता है। काइम कहाँ होता है, तो काइम स्टमक में होता है, इस आमाशय में होता है। बैक्टीरिया को मारने के लिए HCl कहाँ होता है, या इकट्ठा होता है, तो इस आमाशय में इकट्ठा होता है। इस पूरे चित्र को इस माध्यम से यहाँ देखिएगा जो काम की चीज है। यहाँ आप देख रहे होंगे किसी मानव का ये जो है बक्कल कैविटी इसे कहते हैं, मुख गुहा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसे? मुख गुहा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब यहाँ आप आएंगे तो इसे ग्रसनी कहा जाता है। यहाँ पे ग्लॉटिस एपिग्लॉटिस होता है और ये जो है ग्रसिका होता है। ग्रसिका में पाचन नहीं होता है। यहाँ आमाशय होता है। आमाशय को भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में करने का प्रयास किया जाता है। ये लीवर है, यकृत है, ये बाइल पिगमेंट है, पित्ताशय है। लीवर क्या करता है, बाइल निकालता है, पित्त रस निकालता है और पित्ताशय में इकट्ठा करता है। यहाँ एक संरचना बना दिया जाए जिसको अग्नाशय कहा जाता है। ये बना हुआ है, अग्नाशय यहाँ बना हुआ है। अग्नाशयी रस निकालता है और स्टमक में भेजता है। जो है लीवर बाइल पिगमेंट पित्त रस निकालता है, ये भेजता है और पहले से मौजूद इसमें HCl और अन्य जो है केमिकल भोजन को पचाने में सहायता करते हैं। यहाँ आप देखेंगे बड़ी आंत और ये छोटी आंत। आइए इसकी डिटेल चर्चा आगे हम लोग करते हैं। यहाँ भोजन के पाचन की संपूर्ण प्रक्रिया 5 अवस्थाओं में पूर्ण रूप से होती है। जो भी आपके एग्जाम में प्रश्न आए हैं, आ चुके हैं, आएंगे, इस क्लास में शामिल करने की पूरा प्रयास किया गया है। ठीक है, तो मानव शरीर का जो भोजन का जो पाचन होता है वो निम्नलिखित प्रक्रियाओं में करने का जो है, पहला सबसे पहले अंतर्ग्रहण होता है, इंजेक्शन होता है। उसके बाद पाचन होता है, डाइजेशन होता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन होता है, अवशोषण होता है। उसके बाद एसिमिलेशन होता है, स्वांगीकरण होता है और लास्ट में मल परित्याग जो है डिफिशिएशन होता है। ये क्रम पूछा हुआ है कि मानव शरीर में पाचन का क्रम निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ठीक है, तो ये क्रम आप एक बार देख लीजिएगा जरूर, क्योंकि ऐसे कामा करके ये पांचों आगे लिखा रहता है या निम्नलिखित में से कोई और नाम दे देगा, कहेगा कौन पाचन की अवस्थाओं में से शामिल नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट इसको देख लीजिएगा। अब आइए हम लोग देखते हैं मनुष्य का पाचन तंत्र। मनुष्य के पाचन तंत्र को समझने के लिए एक तो आपको चित्र याद होना चाहिए जो मैंने दिखा दिया। मुख्य रूप से नाम याद रखिए। कभी कभी पूछता है कि जो है लीवर मानव शरीर के किस साइड में होता है, तो लीवर याद रखिएगा यहाँ दाहिने साइड में है। ये कहा, ये मेरा दाहिने साइड है, दाहिने साइड में। ठीक है, ये मुख को क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। इसको क्या बोलते हैं, जो है ग्रास नली। ठीक है, ओइसोफेगस बोला जाता है। ओइसोफेगस 2 भागों में होता है। यहाँ ग्लॉटिस होता है, एपिग्लॉटिस। वो क्या करता है, 2 नली यहाँ, या तो एक फेफड़े में नली जाता है, एक जो है आमाशय में जाता है। तो जब हम बात करते हैं तो क्या करता है, आमाशय वाले नली को बंद किया रहता है। लेकिन जब हम खाना खाते हैं तो क्या करता है, उस श्वसन नली को बंद करता है। इसीलिए कहा जाता है खाना खाते समय बहुत ज्यादा बात नहीं करना चाहिए, खाना ही खाना चाहिए। अभी आपको चित्र के माध्यम से क्लियर करेंगे। और ये ग्रास नली में पाचन नहीं होता है। उसके बाद कहाँ, आमाशय में जाता है। आमाशय के बगल में यहाँ लीवर लगा होता है। याद रखिए, लीवर क्या करता है, पित्त रस का स्राव करता है और पित्ताशय में रखता है। और यहीं पे जो है अग्नाशय होता है, मिक्स ग्रंथि जिसे कहा जाता है। मिक्स ग्रंथि क्या करता है, जो है
पूर्ण पाचन रस का स्राव करता है जो स्टमक में लाता है। उसके बाद जो है आप देखेंगे छोटी आंत होता है सबसे लंबा, बड़ी आंत फिर जो है एनस के माध्यम से शरीर से बाहर चला जाता है। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आपको समझाने की, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। यहां मनुष्य का पाचन तंत्र को समझने के लिए दो भागों में हमने बांट दिया है। पहला आहार नाल। आहार नाल का पार्ट्स क्या होगा, जो अभी आपने देखा ये आहार नाल का पार्ट्स है, ठीक है। और दूसरा क्या, पाचन संबंधित ग्रंथियां, ग्रंथियों के विषय में पढ़ेंगे। आहार नाल में अभी देखेंगे मुख्य रूप से मुखगुआ, ग्रासनली, आमाशय, आंत, इसके विषय में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और जो है पाचन संबंधित ग्रंथियों को दो भागों में बांटा गया है। पहला आंतरिक पाचन ग्रंथियां, दूसरा बाह्य पाचन ग्रंथियां। थोड़ा सा आपको समझाने के लिए मैं ग्रंथियों या ग्लैंड के विषय में मौखिक रूप से चर्चा कर दे रहा हूं। बाकी ग्रंथियों और ग्लैंड के चैप्टर में आपको डिटेल अच्छी तरह से आपको बताएंगे। देखिए ग्रंथियां या ग्लैंड्स क्या होता है, साइंस वाले तो बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, उनको समझाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो आर्ट सब्जेक्ट से स्टूडेंट है उनको जो है थोड़ा समझने में दिक्कत होता है, फिर भी रफ यूज में आपको समझाने के प्रयास कर रहा हूं। शरीर में जो है ग्रंथियां या ग्लैंड्स एक तरह का थैला होता है, उसमें लिक्विड इकट्ठा होता है, याद रखिएगा, ठीक है। उसमें क्या होता है, लिक्विड इकट्ठा होता है। आवश्यकता पड़ने पर लिक्विड बाहर आता है, ठीक है। उसको अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे मान लीजिए आंखों के पीछे या किसी भाग में कहीं एक थैला होगा जहां आंसू इकट्ठा होगा, और कोई दुख समाचार या सुखी समाचार सुनने पर आंखों से आंसू आ जाता है, यानी उस ग्लैंड से, उस थैले से वो बाहर आ गया। या इस पूरे शरीर में कि इस त्वचा के नीचे कहीं न कहीं छोटी छोटी ग्रंथियां होती होंगी, जब गर्मी लगता है तो पसीना के उस रूप में बाहर आ जाता है। या अच्छा भोजन देखने पर हम लोग के मुख से लार आ जाता है, यानी मुख में कहीं ग्रंथियां होती होंगी, वहां इकट्ठा होता होगा लिक्विड, और अच्छा भोजन देखने से क्या, मुख से लार आ जाता है। मुख से लार और किस लिए आता है, कुछ लोग एडल्ट अवस्था में या बच्चों को ऐसे हमेशा लार गिरता रहता है, उस क्या होता है, पेट में कीड़ी होता है तब भी लार गिरता रहता है, ठीक है। या प्रसूति माता जिसने हाल में ही नवजात शिशु को जन्म दिया है, तो उसके माँ के स्तन में भी कहीं कहीं मिल्क इकट्ठा होता होगा, आवश्यकता पड़ने पर वो बच्चे को पिला देती है। ऐसे तमाम। तो अब यहाँ देखेंगे जो कुछ बाहर आ रहा है, जैसे आंसू बाहर आ गया, पसीना बाहर आ गया, लार बाहर आ गया, तो ये क्या हो रहा है, ये नलिकाओं के माध्यम से वो थैला या ग्लैंड्स जुड़ा हुआ है तो बाहर आ जा रहा है। इससे क्या बोलते हैं, बाह्य ग्रंथियां बोला जाता है। और जो स्राव निकलता है उसे एंजाइम कहा जाता है। एंजाइम भी एक तरह का प्रोटीन होता है। लेकिन कुछ थैले ऐसे होते हैं जो बाहर न निकल के सीधे रक्त में मिल जाते हैं, उन्हें एंजाइम कहा जाता है। और कौन कौन से ऐसे ग्लैंड्स होते हैं जो सीधे रक्त में अपने स्राव को देते हैं, जिसको डक्ट भी कहा जाता है, नलिका विहीन भी कहा जाता है। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे, यहाँ होता है सेला टर्सिका नामक गड्ढे के पास, स्फेनाइट नामक हड्डी के पास पीयूष ग्रंथि होती है, फिर पीनियल ग्रंथि होती है, फिर यहाँ थायराइड ग्रंथि होती है, उसके ऊपर पैराथायराइड ग्रंथि होती है, यहाँ सीने पे थाइमस ग्रंथि होती है, किडनी के ऊपर एड्रिनल ग्लैंड्स होता है, नीचे गुनाल या जनन ग्रंथियां होती हैं। ये क्या करती हैं, सीधे रक्त में जो है हार्मोन्स का स्राव करती हैं। यानी जो रक्त में मिला रही हैं वो क्या है, हार्मोन्स है। जो शरीर से बाहर निकाल रही हैं वो क्या है, एंजाइम है, ठीक है। डिटेल चर्चा इस चैप्टर में करेंगे। यहाँ हम लोग पाचन संबंधी चीज को देख रहे हैं, तो आंतरिक पाचन ग्रंथियां में कौन कौन हो जाएगा, म्यूकस ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड और ब्रूनर्स ग्लैंड्स, याद रखिएगा। और वाह्य पाचन ग्रंथियों में लार ग्लैंड्स, लीवर ग्लैंड्स और पैंक्रियाज, ये जो है वाह्य में आता है, ठीक है। आपको बताए थे लार से लार निकलता है, और लीवर से जो है बाइल निकलता है, और पैंक्रियाज से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, ठीक है। ये चित्र ठीक से समझ लीजिएगा। ये चित्र ठीक से आप सब फिर रिपीट में कर दे रहा हूं। ये चित्र का नाम आपको जानना है, अगर इस चैप्टर पे कब्जा करना है तो इस चित्र का नाम ठीक से देख लीजिएगा। बस इस चित्र को, इसको देखेंगे तो कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। इस चित्र को देख लीजिएगा, इसमें जो हमने रेड किया है उसको देख लीजिएगा। और उसके बाद जो है ये पाचन प्रक्रिया 5 अवस्था में होती है। उसके बाद ये पार्ट्स देख लीजिएगा, आपको पूरा चैप्टर कमांड आपके हाथ में आ जाएगा। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, आइए आहार नाल के भाग को हम लोग देखने जा रहे हैं, उसके बाद इसको देखेंगे, ठीक है। पहले इसी को देख लिया जाए। अब यहाँ देखेंगे मनुष्य का पाचन तंत्र, पहले क्या है, आहार नाल। आपने देखा पहले क्या है, आहार नाल। आहार नाल में मुखगुहा, बक्कल कैविटी, ग्रास नली, ओइसोफेगस, आमाशय स्टमक, आंत जो है इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। ये चित्र के माध्यम से आपको समझ में आ रहा है। पाचन संबंधित ग्रंथियों में आप देखेंगे, अभी आपने देखा आंतरिक पाचन ग्रंथियां, ये पाचन संबंधी ग्रंथियां में आपने देखा आंतरिक पाचन ग्रंथियां। तो आज आंतरिक पाचन ग्रंथियों में क्या आप देखेंगे, म्यूकस ग्लैंड,
गैस्ट्रिक ग्लैंड और ब्रूनस ग्लैंड पूछा जाता है। अब ये बताएंगे क्या पूछा जाता है आगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, वायु पाचन ग्रंथियों में क्या देखेंगे, सलाइवा ग्लैंड, लार ग्रंथि, लीवर, पैंक्रियाज और एक्सटर्नल डाइजेस्टिव ग्लैंड। याद रखिएगा, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अगर पूछेगा तो आपके एग्जाम में पूछ दिया शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो जाएगी, तो याद रखिएगा लीवर ग्रंथि है। जितना जहर दवा जो कुछ भी पाचन होता है विटामिन ए का लीवर में भी होता है, इसकी चर्चा आगे करेंगे, ठीक है। पैंक्रियाज ऐसी है जो मिक्स ग्रंथि कहा जाता है, पैंक्रियाज को क्या बोलते हैं, मिक्स ग्रंथि, याद रखिएगा, क्योंकि इसमें एक्सटर्नल, याद रखिएगा, यही एक ऐसी ग्रंथि है एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों गुण इसमें पाए जाते हैं। ये सबसे बड़ा होता है लीवर, याद रखिएगा, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि लीवर होती है। समान बोलचाल की साइंस आप पूछा जाएगा, याद रखिएगा, बहुत कठिनाई गहराई से जाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिर से समझ लीजिए, मुगुहा के विषय में डिटेल हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रश्न यहाँ से खूब उठते हैं, इसलिए मुगुहा को ध्यान से देखेंगे आप, ठीक है। मुगुहा, अब यहाँ देखेंगे मुगुहा जीव के कई छोटे छोटे, मुगुहा में सबसे पहले, मुगुहा मतलब ये बक्कल कैविटी, इसमें जीव की बात करेंगे। जीव की सतह पर छोटे छोटे अंकुर या पैपिलरी होते हैं जिन्हें स्वाद कलियां या टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। जीव के अग्रभाग में मीठे का अनुभव होता है। मान लीजिए जीव है, अगर हम इसकी जीव की बात कर ले ऐसे, तो इसके अग्रभाग में यहाँ देखेंगे मीठे का अनुभव होता है, ठीक है। अगर हम देखें पश्च भाग में, यानी जीव के पिछले भाग में किसका, कड़वे का अनुभव होता है, और जीव के बगल वाले भाग में यहाँ आप देख रहे हैं कसैले या खट्टे का अनुभव होता है। ये आपके एग्जाम में पूछा जाता है। किसी का मुंह पक जाता है या जिसे आमतौर पर निनाव बोला जाता है, तो वो आगे होता है। मिर्ची जब आप खाते हैं तो पीछे उसका होता है, और कसैला आप देखे होंगे कोई चीज कड़वा जो खट्टा स्वाद जो है बगल में होता है, ठीक है। आइए, अब जो है बक्कल कैविटी में एक तो जीव होता है, जीव के विषय में आपने देख लिया जो प्रश्न पूछा जा सकता है। उसके बाद बक्कल कैविटी में और क्या होगा, दांत होगा। तो दांत के विषय में देखा जाए, मनुष्य के दांत होते हैं। मनुष्य के दांत कैसे होते हैं भाई, गर्त दंती होते हैं, ठीक है, थियोडोंट होते हैं, थियोडोंट होते हैं, यानी जबड़े में धंसे हुए होते हैं। द्विवार दंती होते हैं, याद रखिएगा, जीवन में 2 बार निकलते हैं। विषम दंती होते हैं, अलग अलग प्रकार के ये दांत होते हैं। और ये जीडीसी जीआईसी का बैच स्टार्ट हुआ है, आप ले सकते हैं 599 में, और 5 जून तक इसकी वैलिडिटी है। निश्चित ही नंबर आपके इसको बढ़ेंगे ये कोर्स लेने से, क्योंकि पूरा सिलेबस के अनुसार पॉइंट टू पॉइंट प्रैक्टिस कराया जाएगा। इसे आप लेने के लिए QR कोड से भी ले सकते हैं। आप जो है यूट्यूब पे इतने फायदे तो होंगे मेरी क्लास के, कोर्स कर देंगे तो ये सारे फायदे आपको इससे जुड़ जाएंगे। टेस्ट की ये सब विशेषताएं आप देख सकते हैं। इसे लेने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं आदित्य क्लास एग्जाम गुरु, या इस नंबर पे 9795962010 पे इसे जो है मैसेज या इंक्वायरी कर सकते हैं। जो लोग नहीं जुड़े हैं टेलीग्राम से जुड़ना चाहिए, और इससे आपको भी जुड़ना चाहिए व्हाट्सएप ग्रुप से। इसमें 1 साल का करंट अफेयर फ्री में प्रैक्टिस कराई जा रही है, 15 क्वेश्चन पर डे इसमें दिया जाता है, जरूर जुड़ना चाहिए, ठीक है। आइए अब देखते हैं मुख्य तत्व, दांतों के विषय मुख्य तत्व। मनुष्य के जबड़े में याद रखिएगा 16 यानी कुल 32 दांत होते हैं, जिन्हें अस्थायी दांत कहा जाता है। शैशवावस्था में, शैशवावस्था आप जानते होंगे, जन्म से लेकर 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहा जाता है। तो शैशवावस्था में इनकी संख्या 20 होती है, ठीक है, और इन्हें दूध की दांत या मिल्की टीथ कहा जाता है। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछता है मिल्की टीथ की संख्या कितनी होती है, तो मिल्की टीथ की संख्या 20 होती है। अस्थायी दांत की संख्या, परमानेंट टीथ की संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है, ठीक है। नेक्स्ट आइए इसमें देखा जाए जबड़ों में जो है दांतों का कैसे होता है। ये जबड़े में आपके दांत है, तो इसमें 2 जो है इंसाइसर या कृंतक होते हैं, 2 कृंतक होते हैं, आपने देखा। एक रत्नक कैनिन होता है, एक रत्नक कैनिन होता है। 2 जो है प्रीमोलर होता है, 2 यानी इसमें कह सकते हैं अगल बगल 2 प्रीमोलर होता है, और जो है 3 जो है मोलर होता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है 2 ये होता है और 3 ये होता है, यहाँ लिखा भी हुआ है। कुल जो है 8 दांत जो है एक साइड में होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, दांत की संरचना में अगर आप देखेंगे तो दांत की संरचना में आप ये दांत की संरचना यहाँ बना दिया गया है, और इसे शिखर कहा जाता है। जैसे वहां दिया हुआ है, इसे शिखर कहा जाता है, ठीक है। इसका कलर चेंज कर दें ताकि आपको समझने में आसानी हो। शिखर, ग्रीवा और जड़, यानी ग्रीवा को गर्दन कह सकते हैं और इसको जड़ कहा जाता है, ठीक है। ये मज्जा गुहा होता है, ये जो है सबसे कठोर भाग होता है, इनेमल कहा जाता है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग इनेमल कहा जाता है। मीठा खाने से या ब्रश न करने से या जो है कुछ कड़ा सामान खाने से धीरे धीरे क्या घिस जाता है और अस्थि गुहा तक जो है ये दिखाई देने लगता है या संपर्क हो जाता है, तो झंझनाहट या जो है सड़ना या जो है दर्द का अनुभव होने लगता है। डेंटाइन या इनेमल मानव शरीर का सबसे जो है ये कठोर भाग होता है। आइए इसके आगे हम लोग देखते हैं। आगे देखा जाए कि ग्रसनी के विषय में देखा जाए,
ग्रसनी, जैसे बक्कल कैविटी आपने देखा, ये बक्कल कैविटी के विषय में क्या क्या था आपने पढ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे, ग्रसनी के विषय में देखेंगे। ग्रसनी यहाँ से यहाँ तक की जो संरचना होती है वो ग्रसनी होती है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं इस ग्रसनी को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। ये जो संरचना है इसे ग्लॉटिस कहा जाता है। जब मनुष्य बात करता है तो ये संरचना जो जा रही है ये कहाँ जा रही है, ये आप कह सकते हैं ये फेफड़ा या लंग्स में जा रही है, ठीक है, फेफड़ा या लंग्स में जा रही है, ठीक है। और ये जो जा रही है ये कहाँ जा रही है, ये स्टमक में जा रही है। कहाँ जा रही है, स्टमक में जा रही है। इसी को हिंदी में अमाशय के नाम से जाना जाता है, ठीक है, अमाशय के नाम से जाना जाता है। कि जब मनुष्य बात करता है, जब बात करता है तो ये स्टमक वाला इस एपिग्लॉटिस से बंद हो जाता है। जब वो भोजन करता है तो क्या होता है, ये बंद हो जाता है, भोजन नीचे जाने लगता है। यानी कह सकते हैं ग्रसनी में निगल द्वार होता है, गलेट होता है, ग्रास नली होता है, कंठ द्वार होता है, श्वास नली होता है और द्वार के ऊपरी ढक्कन जैसी एक संरचना होती है। ग्रास नली याद रखिएगा, क्या पूछता है एग्जाम में देखा जाए, ग्रास नली में याद रखिएगा पाचन नहीं होता है। भोजन पहुंचते ही ग्रास नली की दीवार में सिकुड़न व फैलाव शुरू होता है, जिसे क्रमाकुंचन या पेरिस्टलिसिस कहते हैं। ग्रास नली में किसी प्रकार का पाचन क्रिया नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है। नेक्स्ट आइए, अमाशय की बात अगर किया जाए तो अमाशय के 3 भाग होते हैं। अगर यहाँ से आप देख रहे होंगे, यहाँ क्या आया, यहाँ पे ग्रास नली आया, ठीक है, ग्रास नली, ठीक है। ग्रास नली किससे मिला, कार्डियक से मिला, ठीक है। और इस अमाशय का या स्टमक का सबसे आखिरी भाग क्या कहलाता है, पाइलोरी कहलाता है, ठीक है। और बीच वाले भाग को पुंडिक कहा जाता है। क्या कहते हैं, पुंडिक कहता है। नाम यही पूछता है, नाम ही आपको याद रखना है, ठीक है। अमाशय के ऊपरी भाग को कार्डियक और निचले भाग को पाइलोरिक और बीच वाले भाग को पुंडिक के नाम से जाना जाता है। आइए अब इसके विषय में देखा जाए, जो है अमाशय क्या होता है, क्या इससे प्रश्न पूछा जाता है। आहार नाल के अन्य भागों की तरह अमाशय की भीतरी दीवार पर स्तंभाकार जो है स्तंभाकार स्तर होता है। कोशिकाओं का यह स्तर जगह जगह अंदर की ओर धंसा होता है। इन धंसे भाग की कोशिकाएं अमाशय ग्रंथि या जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड का निर्माण करती हैं। ये कह रहा है कि अगर ये अमाशय है तो आप देखेंगे अमाशय की इसकी दीवार जो है अंदर की तरह ऐसे धंसी होती है, ठीक है। इसमें को जो है अमाशय गैस्ट्रिक ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। जठर ग्रंथि या गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। यानी ये जो कोशिकाएं होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। पहला श्लेष्म कोशिका जिसे म्यूकस सेल कहा जाता है। दूसरा अम्लजन कोशिका जिसे जो है पेरिटल सेल्स कहा जाता है। तीसरा जाइमोजन सेल कहा जाता है। इन 3 प्रकार की कोशिकाओं का स्राव जो है स्राव का जो मिश्रण होता है इसी को जठर रस कहा जाता है। यानी इन 3 प्रकार की कोशिकाओं से जो स्राव होता है उसे क्या कहेंगे, जठर रस के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आइए देखते हैं जठर रस का कार्य। इसीलिए कहा जाता है जठर रस जब भोजन पाचन शुरू करता है तो पानी नहीं पीना चाहिए। यानी भोजन खाना खाने के बाद पानी पिएंगे तो जठर रस शांत हो जाएगा और पाचन क्रिया धीमी हो जाएगी। इसीलिए कहा जाता है भोजन के करने के कम से कम 40 मिनट बाद भोजन पानी पीना चाहिए। भोजन करने के बाद पानी पीना जहर का काम करता है। थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, वैसे 40 से 45 मिनट बाद पानी पीना चाहिए। यहाँ आप देखेंगे इन जठर प्रकार की कोशिकाओं का स्रावित मिश्रण जो है जठर रस कहलाता है। जठर रस के कार्य क्या होता है, जठर रस में एक तो याद रखिएगा पेप्सिन, रेनिन, लाइपेज पाया जाता है, जठर रस में पाया जाता है, पहली बात। दूसरा आप देखेंगे जठर रस में HCl, म्यूकोस्लेस्मा और पेप्सिनोजन होता है जो निष्क्रिय अवस्था में होता है। अम्लजन कोशिकाओं से HCl निकलता है। आइए देखा जाए HCl क्या करता है। HCl निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन नामक एंजाइम में परिवर्तित कर देता है। पेप्सिन भोजन के प्रोटीन पर कार्य करने से उसे पेप्टोन में बदल देता है। कायम याद रखिएगा अमाशय के पाइलोरिक छिद्र से छोटी आंत में पहुंचता है। जैसे यहाँ देखेंगे कायम क्या करता है, यहाँ से पाइलोरिक छिद्र से जो है छोटी आंत में, नीचे क्या होगा स्टेटाइन या छोटी आंत में इसमें आके मिल जाता है, ठीक है। पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, ये आप जानिएगा, प्रश्न कई बार पूछा हुआ है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पे जो है उसमें इस वाले भाग को कहा जाता है इलियम, इसे कहा जाता है ग्रहणी। इसे कोई विशेष प्रश्न नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आइए विशेषताओं में देखा जाए। छोटी आंत की भीतरी सतह पर अंगुलियों के समान संरचना पाई जाती है जिसे रसांकुर कहते हैं। ये रसांकुर जो है अवशोषण सतह को बढ़ाते हैं। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग लगभग 6 मीटर होता है। कहीं कहीं किताबों में 7 मीटर, 6-7 मीटर भी लिखा होता है। बड़ी आंत आप यहाँ देखेंगे, बड़ी आंत 2 भागों में होता है। एक कोलन कहते हैं, एक को मलाशय कहा जाता है।
सीकम के शीर्ष पर एक उंगली जैसी रचना होती है जिसे अपेंडिक्स कहा जाता है। अपेंडिक्स अवशेषी अंग या वेस्टिजियल आर्गन कहलाता है। वेस्टिजियल आर्गन या अवशेषी अंग क्या कहलाता है? मानव कभी जब पाषाण काल में था, मानव का विकास जब पाषाण काल से होते होते जो है नवपाषाण काल से होते होते फिर जो है हड़प्पा काल, वैदिक काल, जैसे जैसे उसका विकास होता गया, मानव के पास कुछ अंग थे। जैसे जैसे विकास करता गया उन अंगों का प्रयोग वो कम करता गया और वो अंग धीरे धीरे मानव शरीर से लुप्त होता गया, लेकिन उसके अवशेष आज भी शरीर में दिखाई देते हैं, जिसे वेस्टिजियल आर्गन या अवशेषी अंग के नाम से जाना जाता है। जैसे आंखों के ऊपर पटल को कहा जाता है। बच्चा जन्म लेता है तो पूंछ थोड़ा संरचना बड़ी होती है। कहा जाता है कि यहाँ अपेंडिक्स होता है, जहाँ बड़ी या छोटी आंत मिलती है वहाँ अपेंडिक्स होता है। कभी कभी बच्चे गुलाटी मारते हैं तो भोजन उसमें चला जाता है, तो उससे क्या होता है, दर्द होता है, तो डॉक्टर फिर क्या करते हैं, अपेंडिक्स को निकाल देते हैं, उसका कोई शरीर में काम नहीं होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग संबंध पाचन ग्रंथियां। दूसरा पॉइंट को हम लोग देखने जा रहे हैं। संबंध पाचन ग्रंथियों में आप देखेंगे पहला भाग हमने आहार नाल का देख लिया, अब दूसरा जो है संबंध पाचन ग्रंथियों के विषय में देखने जा रहे हैं। आपको फिर से समझाने के लिए मैं दिखाना चाहूँगा ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, समझ में आए। यानी अभी आपने देखा हम लोग जो ये भाग पढ़ रहे थे, अभी हम लोग ये भाग जो पढ़ रहे थे तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग दूसरा भाग पाचन संबंधित ग्रंथियों के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें ये हम लोग 2 भाग अब पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, आइए देखा जाए, बहुत अच्छा है चैप्टर, इससे प्रश्न निश्चित आते हैं, ठीक से पढ़िएगा। सभी को प्रश्नों को मैंने शामिल करने की पूरा प्रयास किया है और जो नहीं पूछता उसके विषय में आप अनावश्यक मैंने चर्चा नहीं किया है। संबंध पाचक ग्रंथियां या भोजन पाचन की मदद देखिएगा। आंतरिक पाचन ग्रंथियां जो आहार नाल की दीवार में उपस्थित रहती हैं, आमाशय में जठर ग्रंथियां और जैसे आंत में ब्रूनर्स ग्रंथियां। पूछता है, याद रखिएगा, जठर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? स्टमक में पाया जाता है। ब्रूनर्स ग्रंथि कहाँ पाई जाती है? तो इंटेस्टाइन में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है। ये दोनों एग्जाम में पूछा हुआ है, एकदम महत्वपूर्ण से इसको याद रख लीजिएगा। वाय पाचन ग्रंथियां, एक्सटर्नल डाइजेस्टिव सिस्टम, आहार नाल के अतिरिक्त शरीर के अन्य भागों में जो है लार ग्रंथियां, मुख से लार निकल जाता है, यकृत और अग्नाशय। ध्यान से समझिएगा, जब कोई मानव रोटी का टुकड़ा मुख से अगर उसे लेता है तो क्या होता है, मुख से जब तोड़ता है तो उसी समय जो है लार ग्रंथियां आया होती हैं और उस रोटी के टुकड़े में वो जो है लार जो है शामिल हो जाती हैं। इसीलिए कहा जाता है अगर किसी को अगर दूध भी पीना हो, बच्चे को दूध भी पीना हो तो घुट घुट के पीना चाहिए ताकि उसके साथ लार भी मिलता चले। या किसी भी मनुष्य को पानी पीना हो, एक बैग पानी नहीं पीना चाहिए, रुक रुक के पानी, घुट घुट पानी पीना चाहिए ताकि उसमें लार ग्रंथियां मिल जाए। सुबह उठने पे भी क्या करना चाहिए, कुल्ला नहीं करना चाहिए, ब्रश नहीं करना चाहिए, उसी जो लार ग्रंथियां जो लार स्राव की रहती हैं उसी से जूठे मुँह पानी पी लेना चाहिए। और क्या कहा जाता है, किसी को अगर डायरिया हो जाए तो ORS अगर पीना हो तो ORS भी एक ही बार नहीं पीना चाहिए, एक एक चम्मच से ORS को पीना चाहिए घूट घूट करके, ताकि जो है लार ग्रंथियां मिल जाए तो शरीर में वो फायदा करता है। ठीक है, यानी कह सकते हैं वाय पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथियां होती हैं। ठीक है, उसके बाद यकृत से आपको बताए थे पित्त रस निकलता है, जो यकृत पित्त रस को निकाल के पित्ताशय में इकट्ठा कर देता है। आवश्यकता अनुसार जब पाचन की आवश्यकता होती है तो पित्ताशय से पित्त रस निकल के आमाशय में आ जाता है। अग्नाशय बताए थे मिक्स ग्रंथि कहा जाता है। अग्नाशय में जो है पैंक्रियाटिक जूस निकालता है जिसे पूर्ण पाचक रस कहा जाता है। वो दोनों मिला के पाचन को मजबूत करते हैं। आइए लार ग्रंथियां देखा जाए। मनुष्य में 3 जोड़ी जो है लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। पहला जो है सबलिंगुअल ग्लैंड्स जीभा के नीचे होता है, सब मैक्सिलरी ग्लैंड जीभा निचले जबड़े के मध्य होता है, पैरोटिड ग्लैंड्स ये दोनों कानों के नीचे होता है। लार में याद रखिएगा, ये प्रश्न पूछा हुआ है, लार में 99% जल होता है, 1% एंजाइम होता है। एंजाइम में कौन कौन एंजाइम, टाइलिन और लाइसोजाइम होता है। यानी लाइसोजाइम और टाइलिन कितना होता है, 1% होता है, 99% जल होता है। यकृत की बात करें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ ध्यान से देखिएगा। यकृत में क्या आप देखेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत है। विटामिन ए का पाचन कहाँ होता है, यकृत में होता है। उदर गुहा के ऊपरी भाग में दाहिने ओर होता है, कई बार पूछा हुआ है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त रस पित्ताशय में संचित रहता है, अभी मैंने आपको बताया। पित्त का कार्य क्या है भाई, पित्त का कार्य, किसी किसी के पित्ताशय में थैली होता है या उसमें कैंसर या कुछ हो जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, पित्ताशय को निकाल देते हैं। ये प्रश्न पूछा हुआ था, किसी व्यक्ति का पित्ताशय निकाल दिया जाए तो डॉक्टर उसे क्या खाने को सलाह देते हैं। ठीक है, आइए देखा जाए पित्त का कार्य देखिएगा आप। पित्त का कार्य क्या है, आंत में उपस्थित एंजाइमों की क्रिया को तेज करता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा के उपापचय में सक्रिय भाग लेता है। शरीर में उत्पन्न टॉक्सिन को प्रभावहीन करता है।
यकृत के कार्य में आप देखेंगे कार्बोहाइड्रेट उपापचय के अंतर्गत ग्लाइकोजन का निर्माण करता है। भोजन में वसा की कमी होने पर कार्बोहाइड्रेट को वसा में परिवर्तित कर देता है। प्रोटीन उपापचय में सक्रिय भाग लेता है। और यकृत क्या करता है, अमोनिया को यकृत यूरिया में परिवर्तित कर देता है। इसीलिए कहा जाता है यूरिन में 2% जो है यूरिया होता है, याद रखेंगे। बड़ी आंत में प्रोटीन के सड़ने से विषैले पदार्थों को प्रभावहीन मूत्र के माध्यम से, यूरिन के माध्यम से शरीर से बाहर निकाल देता है। पित्त नलिका बाइल डक्ट के माध्यम से पित्त जो है पक्वाशय या पित्ताशय में आ जाता है। पित्त का पक्वाशय में गिरना प्रतिवर्ती या रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है। ठीक है, पित्त क्या होता है, पित्त याद रखिएगा एक क्षारी द्रव है। क्षारी द्रव क्या होता है, अगर किसी का पीएच याद रखिएगा, अगर किसी का पीएच का मान कितना है 7 है तो वो क्या होता है, उदासीन होता है, आप जानते होंगे। ठीक है, अगर 7 से कम है तो क्या होता है, अम्लीय होता है, आपको मालूम ही होगा। 7 से अधिक है तो क्या होता है, क्षारी होता है। प्रश्न पूछा हुआ था कि क्या भोजन किस माध्यम में पचता है, अम्लीय माध्यम में भोजन पचता है, याद रखिएगा। पित्त क्या होता है, क्षारी द्रव होता है। ठीक है, संरचना 85% जल होता है, पित्त में 12% पित्तवर्धक होता है। पित्त में कोई भी एंजाइम नहीं पाया जाता है। हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करता है कौन, पित्त बाइल जो है नष्ट करता है। भोजन के माध्यम को क्षारी कर देता है जिसमें अग्नाशयी रस क्रिया कर सके। ठीक है, वसा के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन के तथा वसा के घुलनशील अन्य विटामिनों के अवशोषण में सहायक होता है। पीलिया की बात करते हैं, जॉन्डिस, यदि यकृत कोशिकाओं की रुधिर से बिलिरुबिन लेना बंद कर दे तो संपूर्ण शरीर में बिलिरुबिन फैल जाता है। इसे ही जॉन्डिस या पीलिया के नाम से जाना जाता है। आइए आखिरी पॉइंट है अग्नाशय पैंक्रियाज, मिक्स ग्रंथि के नाम से इसे जाना जाता है। और इसके शरीर में पैंक्रियाज की कोशिकाओं में 3 तरह की कोशिका होती हैं, अल्फा, बीटा, गामा, याद रखिएगा। बीटा से इंसुलिन का स्राव होता है। डिटेल आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, यह एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी यानी मिश्रित दोनों प्रकार की ग्रंथि है। अग्नाशयी वाहिनी तथा मूल पित्तवाहिनी मिलकर एक बड़ी नलिका बनाते हैं जो ग्रहणी में खुलती है। अग्नाशयी क्लोम रस पैंक्रियाटिक जूस स्रावित करता है। अग्नाशयी एक प्रकार का लैंगरहैंस की दीपिका है और लैंगरहैंस की दीपिका में 3 तरह की कोशिका होती है, बीटा कोशिका, दूसरा अल्फा कोशिका, तीसरा गामा कोशिका। बीटा कोशिका से इंसुलिन का स्राव होता है और ये रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है। अल्फा कोशिका में ग्लूकान होता है और गामा कोशिका में जो है आपका सोमैटोस्टेटिन होता है। नोट कर लीजिएगा, इंसुलिन के अल्प स्राव को मधुमेह या डायबिटीज नाम रोग होता है। अग्नाशयी रस क्या होता है, इसको देख लिया जाए। अग्नाशयी कोशिकाओं में स्रावित होता है अग्नाशयी रस। 98% जल होता है, 2% लवण होता है और एंजाइम होता है। यह क्षारी, इसका पीएच 8 होता है। इसे पूर्ण पाचक रस भी कहा जाता है। इसमें मुख्यतः 5 एंजाइम होते हैं। किसमें 5 एंजाइम होते हैं, अग्नाशयी रस में 5 एंजाइम होते हैं। ट्रिप्सिन क्या करता है, प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। कार्बोक्सिलेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। लाइपेज क्या करता है, वसा का पाचन करता है। माल्टेज क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का ये पाचन करता है। मनुष्य में पाचन अगर देखा जाए तो टाइलिन क्या करता है, टाइलिन जो है स्टार्च में बदल देता है। स्टार्च माल्टोज शर्करा में बदलता है और माल्टोज शर्करा ग्लूकोज में, ग्लूकोज लाइसोजाइम में, और ये क्या करता है, हानिकारक जीवाणुओं को जो है नष्ट करता है। ठीक है, भोजन अमाशय में पहुंचने से पर HCl भोजन में मिलकर टाइलिन को निष्क्रिय कर देता है। ठीक है, जठर रस में पेप्सिन, रेनिन, म्यूसिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन क्या करता है प्रोटीन में, और प्रोटीन क्या करता है पेप्टोन में बदल देता है। रेनिन कैसिन में बदल देता है। म्यूसिन जठर रस के अम्लीय प्रभाव को कम कर देता है। अमाशय के पश्चात भोजन काइम कहलाता है, यानी लेई के रूप में उसे काइम कहा जाता है। अमाशय से काइम ग्रहणी में जाता है जहां पित्त रस मिलकर इसे क्षारी बना देता है। आंत रस में निम्नलिखित प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। आंत रस में, इंटेस्टाइनल जूस में 3 जो है निम्न प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन आप देखेंगे, इरिप्सिन
जो प्रोटीन और पेप्टीन में जो है अमीनो में बदल देता है। माल्टेज जो है माल्टोज को ग्लूकोज संक्रांत बदल देता है। सुक्रोज जो है सुक्रोज को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदल देता है। लैक्टेज क्या करता है, लैक्टेज को ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में बदल देता है। लाइपेज क्या करता है, वसाओं को ग्लिसरीन और फैटी एसिड में बदल देता है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अवशोषण पे। अवशोषण में क्या पढ़ना है, काइम या भोजन जो लेइम हो जाता है, लेई के रूप में होता है। काइम के अवशोषण की मुख्य क्रिया छोटी आंत में होती है। छोटी आंत में स्थित रसांकुर की कोशिकाएं अवशोषित योग्य तरल कायम को ग्लूकोज तथा अमीनो अम्ल के रूप में रुधिर कोशिकाओं में अवशोषित कर देती है। इसीलिए कहा जाता है भोजन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। वसा अम्ल और ग्लिसरीन लासिका में अवशोषित होते हैं। बिना पचा कायम छोटी आंत से बड़ी आंत में पहुंच जाता है। बड़ी आंत कायम को जल को अवशोषित कर लेती है और शेष भाग को मलाशय से बाहर चला देती है। भूख की टीस किसे कहते हैं, अमाशय की हाइपोथैलेमस ग्रंथि को भूख की टीस कहा जाता है। हाइपोग्लाइसीमिया किसे कहते हैं, इंसुलिन का अधिक स्राव जब होता है तो। ठीक है, इंसुलिन आघात किसे कहते हैं, यहाँ भी देख लीजिए। तंत्रिका तंत्र व रेटिना को ऊर्जा कम मिलती है जिससे जनन क्षमता व दृष्टि ज्ञान पर कम होने लगता है। व्यक्ति अधिक थकावट व ऐंठन महसूस करता है। उपवास व शारीरिक श्रम के दौरान बेहोश हो जाता है। इसे ही इंसुलिन आघात कहा जाता है। ब्यूटीन विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन कहा जाता है। विटामिन ई का टोकोफेरॉल नाम है। स्रोत किस में होता है, अंकुरित दाने, मक्का, चना, मटर, हरी पत्तियों में होता है। इसी के साथ ये पाचन जो है क्लास जो है डाइजेस्टिव सिस्टम क्लास समाप्त होता है। साइंस क्लास आपने मुझसे पढ़ा, कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा। और जिनको भी कोर्स लेना हो ले सकते हैं। जीडीसी का कोर्स है ये 599 में, जीडीसी जीआईसी के लिए। और ये यूट्यूब से फ़ायदे मिलेंगे, ये सभी फ़ायदे कोर्स लेने पे मिलना शुरू हो जाएगा आपको। कोर्स लेने के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं या इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं। दोनों पे जुड़िए, टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप पे। ठीक है, और इसी के साथ क्लास को ओवर करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सबको एक साथ नमस्कार।